अफगानिस्तान से बुरके में भागा था ओसामा बिन लादेन। ईयू द्वारा लगाए प्रतिबंध की रूस ने की आलोचना। तालिबान के आगे झुका पाक, शुरू हुई इस्तांबुल वार्ता। फाइटर जेट के साथ वैश्विक बाजार में चीन ने रखा कदम। FATF ने पाकिस्तान को डिजिटल फंडिंग पर दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अमेरिका की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने यह दावा किया है कि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान की तोरा बोरा की पहाड़ियों से महिला के वेश में पाकिस्तान भागा था। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर का अनुवादक दरअसल अलकायदा का आतंकी था, जिसने लादेन को भागने में मदद की थी। किरियाकू के अनुसार जब अमेरिकी सेना ने लादेन को घेर लिया था, तब अलकायदा की ओर से महिलाओं और बच्चों को निकलने की अनुमति मांगते हुए आत्मसमर्पण के लिए सुबह तक का समय मांगा गया। इस बीच लादेन ने अंधेरे और बुरके का सहारा लेकर पाकिस्तान की ओर फरार होने की सोची। बाद में अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में ऑपरेशन चलाकर उसे मार गिराया। किरियाकू ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 2002 में पाकिस्तान में CIA अधिकारी के रूप में तैनाती के दौरान उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का नियंत्रण पेंटागन के पास है, जिसे राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने डर के कारण अमेरिका को सौंप दिया था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अब परमाणु हथियारों का नियंत्रण पाकिस्तानी सेना के पास है तो यह वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि यूरोपीय यूनियन को लेकर है। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने ब्रुसेल्स में हुई बैठक में रूस पर 19वां प्रतिबंध पैकेज लागू किया है, जिससे रूस नाराज हो गया है। इस नए पैकेज के तहत 2026 तक यूरोपीय बाजारों में रूस की LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। साथ ही रूसी कंपनियों, छद्म तेल बेड़े, कुछ विदेशी बैंकों और कई सामानों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके जवाब में रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने इसे अवैध और एक तरफा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ खुद ही अपने प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी लगातार नए प्रतिबंध थोप रहा है। जखारोवा ने चेतावनी दी है कि EU का यह रवैया उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर देगा। रूस ने आरोप लगाया कि यूरोपीय संघ चीन, बेलारूस, कजाकिस्तान, भारत, UAE और अन्य देशों पर भी मनगढ़ंत आधार पर प्रतिबंध लगा रहा है और तीसरे देशों को ब्लैकमेल कर रहा है। मॉस्को ने कहा कि यूरोपीय संघ वैश्विक पुलिसमैन बनने की कोशिश कर रहा है, जो अंततः उसके लिए विनाशकारी साबित होगा। रूस ने इन सभी गैर कानूनी और एक तरफा उपायों की कड़ी निंदा की है। इसके बाद अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। जी हां, पाकिस्तान एक बार फिर तालिबान के सामने झुकता नजर आ रहा है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में अफगानिस्तान के साथ शुरू हो रही नई शांति वार्ता से पहले पाकिस्तान ने तालिबान से शांति की अपील की है। यह बैठक दोहा में 18-19 अक्टूबर को हुई पहली वार्ता का दूसरा चरण है, जहां दोनों पक्षों ने कतर और तुर्की की मध्यस्थता में युद्ध विराम पर अपनी सहमति जताई थी। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि इस बैठक में आतंकवाद रोकने के लिए एक ठोस और सत्यापन योग्य निगरानी तंत्र स्थापित करने की उम्मीद है, ताकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हो रहे हमलों को रोका जा सके। उन्होंने दोहा में हुए समझौते को क्षेत्रीय शांति का दिशा में पहला कदम बताया है। काबुल ने भी इस्तांबुल की बैठक की पुष्टि की है, जिसमें अफगान प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई गृह मंत्रालय के उपमंत्री मावलवी रहमतुल्लाह नजीब कर रहे हैं। अफगान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ शेष मुद्दों पर चर्चा होगी। तुर्की ने संकेत दिया है कि तकनीकी समिति आतंकवाद, प्रवासन और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार करेगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान TTP आतंकियों को पाकिस्तान को सौंपने से इनकार करेगा, जिससे शांति वार्ता की सफलता संदिग्ध है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि
चीन के लड़ाकू विमानों को लेकर है। दरअसल चीन अब लड़ाकू विमानों के साथ साथ वाणिज्यिक विमानन क्षेत्र में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बीजिंग की सरकारी कंपनी कोमैक यानी कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना नवंबर 2025 के दुबई एयर शो में अपने 2 नागरिक विमानों C909 और C919 को प्रदर्शित करने जा रही है। ये विमान पहले से चीन में सेवा में हैं, लेकिन अब बीजिंग का लक्ष्य मिडिल ईस्ट के बाजारों में प्रवेश करना है। C909 चीन का पहला स्वदेशी रीजनल जेट है, जबकि C919 को बोइंग 737 मैक्स और एयरबस A320 नियो का प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। कोमैक को चीन के बड़े घरेलू बाजार, सरकारी सहयोग और सस्ती फाइनेंसिंग का फायदा मिल रहा है। कंपनी 2025 में 25 C919 विमानों की डिलीवरी की योजना बना रही है। हालांकि अमेरिकी तकनीक और इंजन आपूर्ति पर निर्भरता इसके लिए चुनौती है। इसके बावजूद कोमैक को ब्रुनेई की गैलोप एयर, वियतनाम की वियटजेट और इंडोनेशिया की ट्रांसनुसा से ऑर्डर मिल चुके हैं, जबकि एयर एशिया भी इसके साथ बातचीत कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोमैक गुणवत्ता और डिलीवरी बनाए रखता है तो वह वैश्विक विमानन बाजार में तीसरा बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। चीन इस पहल के जरिए अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी ब्री को भी हवाई सौदे से जोड़ रहा है, जो पश्चिमी कंपनियों के लिए नई चुनौती है। अब ऐसे में आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि आतंकवाद को लेकर है। दरअसल आतंकवादियों की फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। FATF ने कहा कि अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर करना आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर कोई ठोस सुरक्षा गारंटी नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं को अपने संगठन में शामिल करने के लिए ऑनलाइन जिहाद क्लासेस शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे उन्हें आतंकवाद से जोड़ा जाएगा। FATF की चेयरपर्सन एलिसा डी एंडा माद्राजो ने बताया कि डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कर आतंकवाद नेटवर्क को फंडिंग दी जा रही है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। FATF ने कहा कि किसी देश का ग्रे लिस्ट से बाहर होना यह नहीं दर्शाता है कि वहां आतंकवादी गतिविधियां बंद हो गई हैं। पाकिस्तान पर फॉलोअप प्रक्रिया अभी जारी है और अब उसकी डिजिटल वित्तीय व्यवस्था और फिनटेक कंपनियों की कड़ी जांच की जा रही है। हवाला चैनलों पर शिकंजा कसने के बाद आतंकवादी प्रीपेड वॉलेट्स, मोबाइल बैंकिंग एप्स और नकली NGO खातों के जरिए फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। जाज कैश, इजी पैसा और सादापे जैसे ऐप्स के माइक्रो डोनेशंस आतंकवादी लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। पश्चिमी डिजिटल फॉरेंसिक एजेंसियों की जांच में पता चला है कि ये फंड्स दुबई स्थित वॉलेट्स और क्रिप्टो एक्सचेंजों से पाकिस्तान की फिनटेक व्यवस्था में पहुंच रहे हैं, जिनमें कई खाते ISI के ऑपरेटिव्स द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।